हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आपकी उसी स्टडी को और अच्छा बनाने के लिए हम क्लास 12 एनसीईआरटी हिस्ट्री को कंप्लीट कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, इसका ऑलरेडी एक चैप्टर हो चुका है। आज है चैप्टर सेकंड की बारी। चैप्टर सेकंड है हमारा राजा, किसान और नगर, आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्था, यानी लगभग 600 ईसा पूर्व से हमें 600 ईस्वी तक की बातों के बारे में इस चैप्टर में अध्ययन करने को मिलेगा। ये वीडियो इस चैप्टर का पार्ट फर्स्ट वीडियो है। आगे की नेक्स्ट वीडियो भी आपके इसी चैप्टर पर होंगे। चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर सेकंड है क्लास 12 एनसीईआरटी हिस्ट्री। स्टार्ट करते हैं फटाफट, अब बिना समय को वेस्ट किए हुए चैप्टर अपना स्टार्ट करते हैं। एक इन्फॉर्मेशन सभी लोगों के लिए, जितने लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फटाफट कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपने छोटे भाई बहनों दोस्तों को भी शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हमारा जो मेन मोटिव है चैप्टर को कंप्लीट करना, उस पर ध्यान देते हैं। आप लोग आई होप लाइक एंड सब्सक्राइब तो करते ही हो। आप जो लोग करते हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर हड़प्पा सभ्यता, यानी चैप्टर फर्स्ट में हमने जिन लोगों ने चैप्टर फर्स्ट के वीडियो देखे हैं तो उनको ये बातें समझ में आएगी कि हम किस लिंक्स में पढ़ रहे हैं। जिन्होंने चैप्टर नंबर फर्स्ट नहीं देखा है तो फटाफट चैनल पर जाएं और फटाफट चैनल में जाके चैप्टर फर्स्ट को पहले कंप्लीट करें, देन चैप्टर सेकंड की तरफ आए। चैप्टर फर्स्ट में हमने हड़प्पा सभ्यता के बहुत सारी चीजों के बारे में समझा था, देखा था। मोहनजोदड़ो, सिंधु घाटी सभ्यता किस प्रकार से विकसित हुए, उसका समापन किस प्रकार से हुआ, वहां कौन कौन सी चीजें मिली देखने को, कौन कौन से वस्तुएं थी, कौन कौन से शिल्पकार हमें शिल्प कलाएं देखने को मिलती हैं। इन सभी बातों के बारे में हमने चैप्टर नंबर फर्स्ट में बहुत ही गहराई से अध्ययन किया है। चैप्टर नंबर फर्स्ट में हड़प्पा सभ्यता के बाद 1500 वर्षों के लंबे अंतराल में उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में कई प्रकार के विकास हुए। कब की बात हो रही है? हड़प्पा सभ्यता के 1500 वर्षों के एक लंबा गैप हुआ और उपमहाद्वीप में विभिन्न प्रकार के हमें कई प्रकार के भागों में विकास हुए देखने को मिलते हैं। यही वह काल था जब सिंधु नदी और उपनदियों के किनारे रहने वाले लोग ऋग्वेद का लेखन किया करते थे। यानी ये उस समय की बात हो रही है जब सिंधु घाटी जो नदी थी, जो नदी सिंधु नदी है, उसके आसपास जो रहने वाले लोग थे वो इस समय ऋग्वेद, यानी जो हमारा सबसे पहला वेद है ऋग्वेद, उसके बारे में लिखते थे। उत्तर भारत, दक्कन का पठार क्षेत्र, कर्नाटक जैसे उपमहाद्वीप के कई क्षेत्रों में कृषक बस्तियां अस्तित्व में आईं। साथ ही दक्कन और दक्षिण भारत के क्षेत्रों में चारवाहा बस्तियों के प्रमाण मिलते हैं। जो भारत का दक्षिणी क्षेत्र है, ये क्षेत्र में हमें क्या देखने को मिलता है? चारवाहा बस्तियों को देखने को प्रमाण हमें मिलता है। ईसा पूर्व पहली सहस्राब्दी के दौरान मध्य और दक्षिण भारत में शवों के अंतिम संस्कार के नए तरीके भी देखने को हमें मिलते हैं, जिनमें महापाषाण के नाम से विख्यात पत्थरों के बड़े बड़े ढांचे मिलते हैं। जिनमें क्या होता है? महापाषाण के नाम से विख्यात बड़े बड़े पत्थरों को हमें देखने के लिए मिलता है। कई स्थानों पर पाया गया है कि शवों के साथ विभिन्न प्रकार के लोहे से बने उपकरणों और हथियारों को भी दफनाया गया है। कई जगह हमें ये भी देखने को मिलता है कि लोहे से बने जो शव थे, जो शव दफनाने की विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाएं थी, ये हमने हड़प्पा में पढ़ा है चैप्टर नंबर फर्स्ट में। तो शवों को दफनाने की जो विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाएं थी, उनमें पाया गया है कि इन शवों के साथ लोहे से बने उपकरणों को भी हम देख पाते हैं। इस ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी से नए परिवर्तन के प्रमाण मिलते हैं। अब आती है बात 6ठी शताब्दी की। 6ठी शताब्दी की बात करें तो 6ठी शताब्दी में हमें अब नए प्रमाण देखने को मिलने लगते हैं। क्या होता है 6ठी शताब्दी में? नए प्रमाण हमें देखने को मिलता है। शायद इनमें सबसे ज्यादा मुखर आरंभिक राज्य, साम्राज्यों और राजवाड़ों का विकास है। इन राजनीतिक प्रक्रियाओं के पीछे कुछ अन्य परिवर्तन थे। इनका पता कृषि उपज के संगठित करने के तरीके से चलता है। इसी के साथ लगभग पूरे उपमहाद्वीप में नए नगरों का उदय हुआ। यानी भारतीय जो हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद जो भारतीय उपमहाद्वीप में नए नगरों का जो उद्भव होता है, वो हमारे 6ठी ईसा पूर्व से हमें देखने को मिलता है। इतिहासकार इस प्रकार के विकास का आकलन करने के लिए अभिलेखों, ग्रंथों, सिक्कों तथा चित्रों जैसे विभिन्न प्रकार के स्रोतों का अध्ययन करते हैं। जैसा कि हम आगे पढ़ेंगे, यह जटिल प्रक्रिया है और आपको यह भी अभ्यास होगा कि इन स्रोतों का विकास पूरी कहानी नहीं मिल पाई है। यानी जो हमें स्रोत मिले हैं हमारे
पुरातत्व वैज्ञानिकों को जो स्रोत मिले हैं उन स्रोतों से भी पूरी जानकारी नहीं हमें उपलब्ध हो पाती है। इतनी बातें समझ में आई। इस पैराग्राफ में सिर्फ यही लिखा था। आगे बढ़ते हैं, प्रिंसेस और प्रियदर्शी के बारे में पढ़ते हैं। क्या है प्रिंसेस और प्रियदर्शी? आपके चैप्टर में दो वर्ड आपको मिलेंगे, प्रिंसेस और प्रिंसेप और प्रियदर्शी। चलिए समझते हैं ये किसके लिए संबोधित किया गया है। भारतीय अभिलेख विज्ञान में उल्लेखनीय प्रगति 1830 के दशक में हुई, जब ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों का अध्ययन अर्थ निकाला। यानी जो हमारी लिपि थी, जो उस समय की जो लिपि होती थी, वो किस लिपि में जो लिखने की कला होती थी वो दो प्रकार की होती थी। एक होती थी ब्राह्मी और एक होती थी खरोष्टी। अब 1830 का जब दशक आया, आप सभी को हिस्ट्री में आपने पढ़ा है कि 1830 मतलब लगभग 1600 में हमारे भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो चुकी थी और 1830 का दशक हमारे भारत में बहुत कुछ चीजें का निर्माण हो चुका था। अब उसी दशक में क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी कौन थे, जेम्स प्रिंसेप, उन्होंने ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि का अर्थ निकालने की उनके अंदर अद्भुत कला थी। यानी वो ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि को पढ़ना सीख गए थे। इन लिपियों का उपयोग सबसे आरंभिक अभिलेखों और सिक्कों में किया गया था और ये जो लिपि सीखे थे, इन्हीं लिपियों का प्रयोग जो आरंभिक सिक्के थे, जो मूर्तियां मिली थी, अभिलेख मिले थे, उन सिक्कों में प्रयोग हुआ था। अब आपको समझ में आ गया होगा कि जब ये लिपि हमें समझ में जब प्रिंसेप को ये लिपि समझ में आ गई, इसका मतलब कि हम जो आरंभिक हमारे जो सिक्के थे, अभिलेख थे, हम उनके बारे में सारी इंफॉर्मेशन निकाल सकते थे बहुत आसानी से। प्रिंसेप को पता चला कि अधिकांश अभिलेखों और सिक्कों पर प्रियदर्शी यानी मनोहर मुखा आरती वाले राजा का नाम लिखा है। प्रियदर्शी यानी मतलब क्या होता है, काफी सुंदर दिखने वाला। तो उनको जब उन्होंने यह लिपि समझ ली तो प्रिंसेप को पता चला कि अधिकांश जो पुराने अभिलेख थे और सिक्के थे उसमें एक नाम मिलता है, प्रियदर्शी, और इसका मतलब होता है मनोहर मुखाकृति वाले राजा का नाम लिखा था। कुछ अभिलेखों पर राजा का नाम अशोक भी लिखा था, अशोक लिखा था। ध्यान रखिएगा, कुछ अभिलेखों पर राजा का नाम क्या लिखा था, अशोक लिखा था। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अशोक सर्वाधिक प्रसिद्ध शासकों में से एक था। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार जो अशोक था वह सर्वाधिक प्रसिद्ध शासकों में से एक था। इस सोच से आरंभिक भारत में राजनीतिक इतिहास के अध्ययन को नई दिशा मिलती है। यानी जब प्रिंसेप को ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि का ज्ञान हुआ, उन्होंने अभिलेखों का अध्ययन किया, सिक्कों का अध्ययन किया, तो उन्हें एक नाम मिलता है, क्या मिलता है, प्रियदर्शी, और इसका मतलब होता है सुंदर मुख वाला राजा। और कहीं कहीं पर बौद्ध ग्रंथों में अशोक के बारे में भी आपको चर्चा देखने को मिलेगी। तो इससे हमें जब लिपि का अध्ययन हो गया तो भारत में राजनीतिक इतिहास के बारे में समझने में बहुत ज्यादा जानकारी मिलने लगी। यानी इन सभी राजाओं के जो कालक्रम थे, यानी कौन किसके बाद आया, किसके बाद कौन आता है, इन सभी राजाओं के जो कालक्रम थे, हमें इसके बारे में समझने में अब आसानी होने लगी। क्योंकि भारत और यूरोपीय विद्वानों ने उपमहाद्वीपीय पर शासन करने वाले प्रमुख राजवंशों की वंशावली की पुनर्रचना के लिए विभिन्न भाषाओं में लिखे अभिलेखों और ग्रंथों का उपयोग किया। अब जो भारतीय उपमहाद्वीप पर शासन करने वाले जो प्रमुख राजवंश थे, राजवंशों की वंशावली की पुनर्रचना के लिए जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने विभिन्न अभिलेखों और ग्रंथों का उपयोग किया था। जो राजाओं की वंशावली थी, यानी कौन से राजा के बाद कौन सा उसका पुत्र बैठेगा, फिर उसके पुत्र के बाद कौन सा पुत्र बैठेगा, तो ये वंशावली कहलाती है। ठीक है, तो उन सभी के बारे में अध्ययन करने के लिए जो वैज्ञानिक थे वो किसका उपयोग करते थे, अभिलेखों और ग्रंथों का उपयोग करने लगे। परिणाम स्वरूप 20वीं सदी के आरंभिक दशकों तक उपमहाद्वीपीय के राजनीतिक इतिहास का एक समान चित्र तैयार हो गया। अब 20वीं सदी के आरंभ हुआ और इस समय तक भारत में आरंभिक दशकों के उपमहाद्वीप की राजनीतिक इतिहास का एक समान चित्र तैयार हो गया। यानी सभी राजाओं की लगभग वंशावली तैयार हो चुकी। उसके बाद विद्वानों ने अपना ध्यान राजनीतिक इतिहास के संदर्भ की ओर लगाया और यह छानबीन की कोशिश की कि क्या राजनीतिक परिवर्तनों और आर्थिक तथा सामाजिक विकास के बीच कोई संबंध था। अब वंशावली तैयार होने के बाद जो विद्वान थे, जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपना ध्यान किस ओर लगाया, राजनीतिक इतिहास की ओर लगाया और इस संदर्भ में उन्होंने अध्ययन करना स्टार्ट कर दिया कि क्या छानबीन करने की कोशिश की कि क्या राजनीतिक परिवर्तन, आर्थिक परिवर्तन और सामाजिक विकासों के बीच क्या संबंध थे। ठीक है,
किसके किसके बीच? राजनीतिक परिवर्तन, आर्थिक परिवर्तन और सामाजिक विकास के बीच क्या क्या संबंध थे। संबंध का शीघ्र ही अभ्यास हो गया। इनमें संबंध तो थे, लेकिन संभवतः सीधे संबंध हमेशा नहीं थे। तो इनसे हमें इस पैराग्राफ में क्या समझ में आता है कि हमें प्रिंस 1830 का समय आता है। ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी होते हैं, कौन? प्रिंसेप होते हैं, और उन्होंने ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि के बारे में जानकारी निकाल ली। जब उन्होंने जानकारी निकाल ली तो उन्होंने उस भाषा को समझने लगे। तो अधिकांश जो पुराने अभिलेख और सिक्के हुआ करते थे उसमें यही लिपि मिलती थी, यानी ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि मिलती थी। और इन लिपि का जब ज्ञान हो गया तो उन अभिलेखों और सिक्कों का अध्ययन करने में बहुत आसानी हुई। और जब अध्ययन कर रहे थे जब प्रिंसेप अध्ययन कर रहे थे और उसी समय उनको एक प्रियदर्शी बार-बार नाम आता है सामने आने के बाद, साथ ही प्रियदर्शी का मतलब जब उन्होंने निकाला तो प्रियदर्शी का मतलब होता है सुंदर मुख का राजा। और साथ ही बौद्ध धर्म के भी कुछ अभिलेख मिले, कुछ ग्रंथ मिले, और उसमें एक नाम आता है सामने, अशोक उस समय का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक था। ये थी पूरी कहानी 1830 के बाद जो भी राजनीतिक इतिहास में खोजे हुई उसके तक की। आगे बढ़ते हैं, जनपद का अर्थ समझते हैं। जनपद क्या होता है उसके बारे में आपको बताऊंगी। जनपद हम सबसे पहले समझते हैं जनपद के बारे में क्या होता है, क्या है जनपद, उसके बारे में बताऊंगी कि जनपद हमें क्यों पढ़ना है। जनपद का अर्थ एक ऐसा भूखंड है जहां कई जन मतलब आपको पता है लोगों का समूह, लोग, कुल या जनजाति होता है, यानी आम लोग। जैसे हम जनता कहलाते हैं, तो हम जनता नाम कैसे पड़ा हमारा? जन से बिल्कुल समझ में आया। हमें लोग जनता क्यों, अगर आप सभी लोगों को जनता क्यों कहा जाता है? क्योंकि हमारा नाम हुआ है, हमारा जो उद्भव हुआ वो जन से हुआ है, और जन मतलब होता है लोग, कुल या जनजाति। अपना पांव रखता है अथवा बस जाता है। इस शब्द का प्रयोग प्रकृति व संस्कृत के दोनों में मिलता है। जनपद का अर्थ ये होता है कि एक ऐसा स्थान जहां पर कई लोग, कई जनजाति, कई लोग, कई कुल बस जाते हैं, वो उस स्थान को हम जनपद कहने लगते हैं। समझ में आई जनपद की परिभाषा? आगे बढ़ें। अब बात करते हैं कि जनपद हमने क्यों समझा। क्योंकि जो आरंभिक हमारा राज्य था तब हमारा राज्य 16 जनपदों में विभाजित हो गया था, यानी 16 ऐसी जगह हो गई थी जहां पर लोगों का समूह बस गया था। बात करते हैं 16 महाजनपदों की। 16 महाजनपदों की बात करते हैं। आरंभिक राज्य हमारा 16 महाजनपदों से स्टार्ट होता है। आरंभिक भारतीय इतिहास छठी शताब्दी, मैंने आपको बताया था जो हमारा इतिहास की शुरुआत होती है वो छठी से होती है, जो कि महत्वपूर्ण परिवर्तन काल माना जाता है। इस काल को प्रायः आरंभिक राज्यों, नगर, लोहे के बढ़ते प्रयोग और सिक्कों के विकास के साथ जोड़ा जाता है। इसी काल में बौद्ध तथा जैन सहित विभिन्न दार्शनिक विचारधाराओं का विकास हुआ। अब जो छठी शताब्दी थी, इसी काल में बौद्ध और जैन जैसे बहुत सारे धार्मिक दार्शनिकों का इस समय विकास हुआ था। बौद्ध और जैन धर्म हम अध्याय 4 में पढ़ेंगे, यानी चैप्टर नंबर 4 में हम बौद्ध और जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे। उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। आरंभिक ग्रंथों में महाजनपदों के नाम से 16 राज्यों का उल्लेख मिलता है, यानी जो हमारे आरंभिक ग्रंथ थे वहां से हमारे महाजनपदों के बारे में अगर हम बात करें तो 16 महाजनपदों का हमारे ग्रंथों में उल्लेख मिलता है। यद्यपि महाजनपदों के नाम की सूची इन ग्रंथों में एक समान नहीं है, लेकिन वज्जी, मगध, कौशल, कुरु, पांचाल, गंधार और अवंती जैसे नाम प्रायः मिलते हैं। कौन कौन से नाम मिलते हैं? वज्जी, मगध, कौशल, कुरु, पांचाल, गंधार, अवंती जैसे नाम हमें बार बार देखने को मिलेंगे। यह स्पष्ट है कि उक्त महाजनपद सबसे महत्वपूर्ण जो महाजनपद थे वो यही थे। कौन से? आप लोग मेरे साथ बोलेंगे। वज्जी, मगध, कौशल, कुरु, पांचाल, गंधार, अवंती। वज्जी, मगध, कौशल, कुरु, पांचाल, गंधार, अवंती। वज्जी, मगध, कौशल, कुरु, पांचाल, गंधार, अवंती। क्लियर हो? याद हो गया? अधिकांश महाजनपद पर राजा का शासन होता था, लेकिन गढ़ और संघ के नाम से प्रसिद्ध राज्यों में कई लोगों का समूह शासन करता था। अब जो समूह में शासन करते थे उन्हें गढ़ या क्या कहा जाता था? संघ के नाम से जाना जाता था। इस समूह का प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था, और इस समूह का जो हेड होता था वो क्या कहलाता था? राजा कहलाता था। भगवान महावीर और भगवान बुद्ध इन्हीं गणों से संबंधित थे। जो भगवान महावीर थे और भगवान बुद्ध थे वो भी इन्हीं राजाओं से संबंधित थे। चैप्टर 4 में हम कंप्लीट करेंगे भगवान महावीर और बुद्ध के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन।
वज्जी संघ की ही भांति कुछ राज्यों में भूमि सहित अनेक आर्थिक स्रोतों पर राजागण सामूहिक नियंत्रण रखते थे। यद्यपि स्रोतों के अभाव में इन राज्यों के इतिहास में पूरी तरह लिखे नहीं जा सकते हैं, लेकिन ऐसे कई राज्य लगभग 1000 साल तक बने रहे हैं। प्रत्येक महाजनपद एक ऐसी राजधानी होती थी जिसे प्रायः किले से घेरा जाता था। किलेबंदी राजधानियों में रखरखाव और प्रारंभिक सेनाओं को उपस्थित किया जाता था और नौकरशाही के लिए भारी स्रोतों की आवश्यकता होती थी। लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से संस्कृत में ब्राह्मणों ने धर्मशास्त्र नामक ग्रंथों की रचना शुरू की। इसमें शासक सहित अनेक नियमों का निर्धारण किया गया और यह अपेक्षा की जाती थी कि शासक क्षत्रिय वर्ग से ही हो। कौन हो? शासक जो होते थे हमेशा जो किस वर्ग से आते थे? क्षत्रिय वर्ग से आते थे। शासकों का काम किसानों, व्यापारियों, शिल्पकारों से कर तथा भेंट वसूल करना माना जाता था। क्या वनवासियों और चरवाहों से भी कुछ कर लिए जाते थे? हमें इतना ज्ञात तो नहीं है कि संपत्ति जुटाने का एक अवैध उपाय पड़ोसी राज्यों पर आक्रमण कर धन इकट्ठा करना भी माना जाता है। धीरे धीरे कुछ राज्यों में अपनी स्थायी सेनाएं और नौकरशाही तंत्र तैयार कर लिए। बाकी राज्य अब भी सहायक सेना पर निर्भर थे, जिन्हें प्रायः कृषक वर्ग माना जाता था। ठीक है, इतनी बातें समझ में आई कि जो आरंभिक हमारे स्रोत थे उनमें क्या दर्शाया गया है कि जो क्षत्रिय वर्ग होता था वो हमेशा जो शासक होता था वो क्षत्रिय वर्ग से आता था, और जो कर वसूलने के जो तरीके थे वो किससे थे? व्यापारियों से, शिल्पकारों से कर लिए जाते थे। साथ ही संपत्ति जुटाने के लिए जो पड़ोसी राज्य रहते थे वहां पर हमला किया जाता था, और हमला करने के बाद जो भी धन इकट्ठा होता था वह राज्य में लाके राज्य की संपत्ति में रख दिया जाता था। मैं बात करती हूँ 16 महाजनपदों की। बात करते हैं 16 महाजनपदों में, तो हमारे में आते हैं, सबसे पहले बात करते हैं इंद्रप्रस्थ, फिर उसके बाद बात करते हैं मथुरा, फिर उसके बाद बात करते हैं अवंती यानी उज्जैनी। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं मत्स्य, पांचाल, चेदी, वत्स, मल्ल, वज्जी, अंग, मगध, अश्मक, और एकमात्र जो दक्षिण की तरफ महाजनपद था वो कौन सा था? अश्मक था। उत्तर की तरफ बात करते हैं कंबोज था और गांधार था। उत्तर की तरफ दो थे, कंबोज और गांधार। आप अपनी बुक ओपन करिएगा और मैप में जितने भी जनपद दिए हैं उन सभी जनपदों को आपको लर्न करना है। 16 महाजनपदों में प्रथम जो था वो मगध था। मगध की स्थिति को आपको दिखा देती हूँ मैं एक बार आपको। मगध आपको कहाँ देखने के लिए मिलेगा? ये आपको मगध महाजनपद की मैं बात कर रही हूँ। मगध की बात करते हैं। 16 महाजनपदों में जो प्रथम था वो मगध था। 6ठी से 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध आधुनिक बिहार, जो आज का जो आधुनिक बिहार है वहां पर मगध हुआ करता था। सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। सबसे शक्तिशाली महाजनपद में कौन था? मगध था। आधुनिक इतिहासकार इसके कई कारण बताते हैं। यह कि मगध क्षेत्र में खेती की उपज खास तौर पर अच्छी होती थी। क्यों होती थी? क्योंकि वहां से गंगा नदी का बहाव होता था। यह है कि मगध क्षेत्र में खेती की उपज खास तौर पर अच्छी होती थी। दूसरे यह कि लोहे की खदानें यानी आधुनिक झारखंड में आसानी से उपलब्ध होता था, जिससे उपकरण और हथियार भी बनाना सरल होता था। जंगली क्षेत्रों में हाथी उपलब्ध थे, जो सेना के महत्वपूर्ण अंग हुआ करते थे। साथ ही गंगा नदी, मैंने जैसे आपको बताया, गंगा और इसकी उपनदियां आवागमन के रास्ता सुलभ कराती थी। लेकिन आरंभिक जैन और बौद्ध लेखकों में मगध की महत्ता के कारण विभिन्न शासकों की नीतियों को बताया गया है। लेखानुसार बिंबिसार, अजातशत्रु, महापद्मनन जैसे प्रसिद्ध राजा अत्यंत महत्वाकांक्षी शासक थे और इनके मंत्री नीतियां लागू करते थे। प्रारंभ में राजगृह यानी आधुनिक बिहार का जो राजगीर का प्राकृतिक नाम है, मगध की राजधानी होता था। मगध की राजधानी क्या था? राजगृह थी। मगध की राजधानी क्या थी? राजगृह थी। मेरे साथ 3-4 बार बोलोगे आप लोग को लर्न हो जाएगा। मगध की राजधानी राजगृह थी। यह रोचक बात है कि इस शब्द का अर्थ राजाओं का घर था। राजगृह का अर्थ क्या था? तो राजाओं का घर था। पहाड़ियों के बीच बसा राजगृह एक किलेबंद शहर था। बाद में 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया गया। उसके बाद जब आरंभिक जो राजधानी थी मगध की वो राजगृह थी, और कुछ 4ठी शताब्दी आते आते जो मगध की राजधानी थी वो पाटलिपुत्र बना दी गई थी, जिसे अब पटना कहा जाता है। जिसे अब क्या कहा जाता है? पटना कहा जाता है, जिसकी
गंगा के रास्ते आवागमन के मार्ग महत्वपूर्ण अवस्थिति थी। आगे बात करते हैं। आपके बुक में एक दीवार सी आपको दिख रही होगी, उसके बारे में बाद में डिस्कशन करेंगे। अभिलेख के बारे में थोड़ी सी चीजें जान लेते हैं। अभिलेख किसे कहते हैं? अभिलेख उन्हें कहते हैं, मैं बार बार आपको अभिलेख और सिक्के ये सारी चीजें आपको बता रही होंगी तो आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा कि आखिर ये अभिलेख क्या है। तो अभिलेख उन्हें कहते हैं जो पत्थर, धातु या मिट्टी के बर्तन जैसे कठोर सतह पर खुदे हुए होते हैं। ठीक है, अभिलेख उन्हीं लोगों को उपलब्धियां, क्रियाकलाप या विचार लिखे जाते हैं जो उन्हें बनवाते हैं। इनमें राजाओं के क्रियाकलाप तथा महिलाओं और पुरुषों द्वारा धार्मिक संस्थाओं को दिए गए दान का ब्यौरा होता है। यानी अभिलेख एक प्रकार का स्थायी प्रमाण, जैसे मतलब अभिलेख की बात करते हैं आज करंट के समय की, जैसे सर्टिफिकेट होता है, हमने कौन कौन सी उपलब्धि हासिल की, हमने आज तक क्या क्या अचीव किया, तो हमें सर्टिफिकेट से हमारे, अगर कोई हमारा सर्टिफिकेट देखता है तो वो सारी चीजों के बारे में जान लेता है, यानी जो हमारा रिपोर्ट कार्ड होता है वो उसके बारे में अनुमान लगा लेता है। इसी प्रकार अभिलेख हुआ करता था। अभिलेख को देखकर किसी भी चीज राजा के बारे में हम सारी जानकारी ले सकते थे। यानी अभिलेख एक प्रकार से स्थायी प्रमाण होते थे। कई अभिलेखों में इनके निर्माण की तिथि भी खुदी होती है। जिस पर तिथि नहीं मिलती उसका काल निर्धारण आमतौर पर पुरालिपि अथवा लेखन शैली के आधार पर काफी स्पष्टता से किया जा सकता है। उदाहरण के लिए लगभग 250 ईसा पूर्व में अक्षर अ के लिए ऐसा वर्ड यूज किया जाता है और 500 के लिए यह इस प्रकार से लिखा जाता है। प्राचीनतम अभिलेख प्राकृतिक भाषाओं में लिखे होते थे। तो जो अभिलेख प्राचीनतम होते थे वो किस भाषा में होते थे? प्राकृतिक भाषा में लिखे होते थे। प्राकृतिक उन भाषाओं को कहा जाता है जो जन सामान्य की भाषाएं होती थी। प्राकृतिक भाषाएं कैसी होती थी? जन सामान्य की भाषाएं होती थी। इस अध्याय में अजातशत्रु और अशोक जैसे शासकों के नाम प्राकृतिक भाषाओं में लिखे गए हैं क्योंकि यह नाम प्राकृतिक अभिलेखों से प्राप्त हुए हैं। आपको यहाँ तमिल, पाली, संस्कृत जैसी भाषाओं के भी शब्द मिलेंगे क्योंकि इन भाषाओं में भी अभिलेख मिलते हैं। यह संभव था कि लोग अन्य भाषाओं भी बोलते थे लेकिन उनका लेखन कार्य नहीं किया जाता था। इतनी बातें समझ में आई आपको? अभिलेख के बारे में समझ में आया? कैसा लगा ये वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक कर लीजिए एंड अपने दोस्तों और छोटे भाई बहनों को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आपकी कंप्लीट क्लास 12 एनसीईआरटी हिस्ट्री इस चैनल पर कंप्लीट होने वाली है। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगी क्योंकि मेरा मोटो है कि आपको इन्फॉर्मेशन मिले, चाहे मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़े या ना बढ़े, तो इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है। तो अगर आपको लग रहा है कि चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए तो बिल्कुल आप लोग करिए। चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, यानी इस चैप्टर के अगले पार्ट के साथ। तब तक के लिए इस वीडियो को रिवीजन करिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।